नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आविष्कारक कौन थे टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। ये आपको स्टैंडर्ड 11th के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब का स्टडी हो रहा है। आपको इस चैनल से स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। आज ये स्टैंडर्ड 11th का यहाँ से है, ठीक है। तो इसके पहले इसमें 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है इस पाठ का। तो आविष्कारक कौन थे, यह पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए। इतने बड़े परिवर्तन हुए, मशीनीकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे उत्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया, अप्रत्याशित मात्रा में वस्तुएं बनने लगीं। तो वे लोग कौन थे जिन लोगों ने आविष्कार किया? उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। भौतिकी तथा रसायन जैसे बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशकों तक अत्यंत सीमित थी और ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकीय आविष्कार तब तक हो चुके थे। चूंकि इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिकी या रसायन विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर ये आविष्कार आधारित थे, इसलिए ये वैज्ञानिक प्रगतियां प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों माने सेल्फ इनलाइटेंड पीपल, अंतःप्रज्ञ विचारकों तथा लग्नशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तथ्य से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थीं जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थीं। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए गए। यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त थी। इस प्यास को कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स 1754 में स्थापित के क्रियाकलापों द्वारा, घूमने फिरने वाले व्याख्याताओं द्वारा अथवा उन कॉफ़ी हाउसों में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा बुझाया गया। अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुए। कपास उद्योग क्षेत्र के कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के तथा जेम्स हारग्रीव्स बुनाई और बढ़ईगीरी से परिचित थे, किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई और बालों की विग बनाने वाला था। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था और एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में इसकी इच्छा पादरी बनाने की थी और वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। थॉमस न्यू कोमेन एक लुहार तथा तालासाज था, ताला बनाने वाला, और जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था। उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजना बनाई थी, अंधा था। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले तो लगभग निरक्षर था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौचालन शब्द की सही वर्तनी अभी न बता सका, लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। परिवर्तित जीवन। इसलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में
इस आशा से पूंजी निवेश किया कि इससे उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। इससे परिवार टूट गए, पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गईं। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी, जो बढ़ते बढ़ते 1850 में 29 हो गई। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों में, कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहाँ की हवा स्वच्छ थी और पीने का पानी भी साफ एवं सुरक्षित था। मजदूर जो काम करते थे उद्योगों में, उन्हें मजदूर कहा गया। तो 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतनभोगी मजदूरों यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक नगरों में गांव से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी आयु में मर जाते थे। वहां पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहां पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से ही होती थी। मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थीं जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा एवं अंत्रशोथ टाइफाइड, कॉलेरा टाइफाइड से, और वायु प्रदूषण से, जैसे क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस से होती थी। 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ, जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे और इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतें और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे, जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गांवों में औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं। वे पशुओं का पालन पोषण करती थीं, लकड़ियां इकट्ठी करती थीं और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थीं। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहां लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। मर्दों मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। ज्यों-ज्यों मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम थी और दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के
सूती कपड़ा उद्योगों में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में बर्मिंघम के धातु उद्योगों में बच्चों के साथ साथ औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जेनी जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इसी तरह की बनाई गई थीं कि उनके बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी सी कदकाठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहां सटाकर रखी गई मशीनों के बीच में छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीनें साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताज़ी हवा खाने या व्यायाम करने का कभी कोई मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे, यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और वे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयले की खानें भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थीं। खानों की छतें धंस जाती थीं अथवा वहां विस्फोट हो जाता था और चोटें लगना तो वहां आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए अथवा जहां जाने का रास्ता वयस्कों के लिए बहुत संकरा होता था, वहां बच्चों को ही भेजते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था। कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे, तो वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे, यहाँ तक कि वे कोल बियरर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो वहां 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहां 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू किया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन उससे उन्हें जितना लाभ हुआ, उससे कहीं ज़्यादा हानि काम की अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या शैशवावस्था में ही मर जाते थे और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की घुनौनी व गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। विरोध आंदोलन। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ गईं। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में दो जुर्माना अधिनियम पारित किए, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया और 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा।
पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था। संसद के सदस्य, जिनमें भूस्वामी, उत्पादक और पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने कॉर्न लॉज अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई हो। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के दशक से पूरे देश में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफ़ी कम मूल्य में बेचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब थी और नैतिक दृष्टि से भी सही थीं। ऐसे दंगे खास तौर पर युद्ध के बदतरीन वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। परेशानी का एक कारण और भी था, जिसे चकबंदी या बारह पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिए गए। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की, लेकिन कपड़ा उद्योग में मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। 1790 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया। हताश होकर सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर में पावरलूमों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के कारघों ने ही उनकी रोजी रोटी छीनी है। नोटिंघम में ऊनी कपड़ा उद्योग में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया। इसी प्रकार लेसेस्टरशायर और डर्बीशायर में भी विरोध प्रदर्शन हुए। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलिहानी मशीनों, थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक अन्य आंदोलन चलाया गया। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की भी मांग करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्यवाहियों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानूनी तरीका। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्ण इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। पीटर लू का नरसंहार। उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की, उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 के 2 जुड़वां अधिनियमों के तहत की गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए। पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई और जुड़वां अधिनियमों को
1824-25 में निरस्त कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। कानूनों के जरिए सुधार। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहत 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई, जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन तथा पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया। ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गईं, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन यह एक कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद कर देते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे, ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्च चलाने में सहायता मिले। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास और विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। क्रांति एकाएक होती है। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू होने के काफ़ी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्रियां या खाने नहीं थीं, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकैसल नगर के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में। क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो ध्यानाकर्षणकारी समृद्धि हुई, वह भी एक कच्चे माल पर आधारित थी जो ब्रिटेन से बाहर से मंगाया जाता था, और तैयार माल भी दूसरे देशों में, विशेषतः भारत में बेचा जाता था। धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1700
80 के दशक से जो तेजी से वृद्धि हुई, उसका कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था, वह फिर से शुरू हो गया। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया क्योंकि जिस बिंदु से उसका प्रारंभ हुआ था, वह काफ़ी नीचे था। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से 15-20 से पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया था। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया था। औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी के निर्माण में या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। यानी लाभदायक निवेश इन मायनों में उत्पादकता के स्तरों के साथ साथ 1820 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों से आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने, पॉटरी जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी देखी जा सकती थी। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक में 1815 तक 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद वह उनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी, वह युद्ध लड़ने में खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्च लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों में से निकालकर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। खाद्य सामग्रियों की कीमतें तो उतनी तेजी से बढ़ीं कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए भी बहुत कम पैसा बचता था। नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिशों ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ, वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार उन क्षेत्रों में से परे तथा समाज के भीतर भी हुआ, और इसके फलस्वरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों या कारखानों में कार्यरत थे। मतलब जितने लोग कारखानों में काम करते थे, उतने लोग देशी उद्योग में भी थे। हस्तशिल्प, हाथ से बना हुआ सामग्री भी बहुत मात्रा में बनाई जाती थी। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया, और उनमें से अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग के थे। श्रमजीवी। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण की रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए.ई. मस्सन ने कहा है कि 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की काया पलट
अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुआ था। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।